नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री मोनिका चौधरी से। मोनिका चौधरी का जन्म नोएडा में हुआ। मोनिका ने एमसीए की पढ़ाई की, लेकिन 12th पास करने के बाद ही मोनिका ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। फिर स्नैपडील, एचडीएफसी बैंक, आधार कार्ड के लिए प्रिंट शूट भी किया। तो म्यूचुअल फंड, आधार कार्ड, एलएनटी होम लोन समेत 15 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है। मोनिका ने रंगमंच में भी कई नाटकों में अभिनय किया। फिर फिल्म अनारकली ऑफ आरा से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म चल जा बापू, कांचली, लाइफ इन स्लॉग में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म में 1/2 में हीरोइन की भूमिका निभाई है। मोनिका ने टीवी सीरियल मेरी साई में भी अभिनय किया है। तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के कई एपिसोड में भी नजर आई हैं। इसके अलावा मोनिका ने वेब सीरीज बिच्छू का खेल और थिंकिस्तान में अहम किरदार निभाया है। तो वेब सीरीज डीप इन द वुड्स, डेथ वारंट और गुप्ता निवास में भी नायिका की भूमिका निभाई है। मोनिका चौधरी को शॉर्ट फिल्म जूही और जमाल के लिए दादा साहेब फाल्के बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारी गेस्ट हैं मोनिका चौधरी। इनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे इनके अभिनय के सफर की शुरुआत हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआत इन्होंने एज ए मॉडल की। 12th पास करने के बाद इन्होंने मॉडलिंग से ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद कई प्रिंट विज्ञापन में और कमर्शियल एड फिल्म में भी अभिनय किया है। फिर इनके सफर की शुरुआत हुई, फिल्मी सफर की शुरुआत हुई फिल्म अनारकली ऑफ आरा, जिसमें स्वरा भास्कर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री मोनिका चौधरी। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। हाय, नमस्ते। मोनिका जी, आपने शुरुआत एज ए मॉडल किया, आपने मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा था। उसके बाद फिर आप एज ए एक्ट्रेस बनी, अभिनय की दुनिया में आप आई। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी आपकी, कि एक आपका प्लान था कि पहले एज ए मैं मॉडल बनूं, मॉडलिंग की दुनिया में जाऊं, उसके बाद एक्ट्रेस बनूं, या फिर आप मॉडल बनना चाहती थी और फिर आप बाद में एक्ट्रेस भी बन गई? जी, मैं एक्टर शुरू से बनना चाहती थी। एज सच मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पहले मॉडलिंग करूंगी, उसके बाद मैं एक्ट्रेस बनूंगी। ये जस्ट कहीं से शुरुआत करनी थी मुझे। तो एज मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री में था नहीं। तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ। तो जैसे मुझे ठीक लगा, जैसे मुझे फर्स्ट चांस मिला, तो पहला मौका ही मुझे मॉडलिंग में मिला। तो आई थॉट कि क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। तो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। जैसे जैसे होता रहा वैसे वैसे मैं करती रही। तो वो जो पहला आपका मौका था एज ए मॉडलिंग की दुनिया में, वो क्या था? कैसे इसमें आपको मौका मिला? कैसे जुड़ना हुआ मॉडलिंग की दुनिया में? मैंने जैसे अपने 12th के एग्जाम्स दिए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो उस टाइम मतलब न्यूज़पेपर में मैंने कई जगह देखे थे आर्टिकल्स कि यहाँ पर मॉडल, मतलब कि इसमें ऐसे मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जस्ट ऑडिशन दिया था। तो उनको मेरा फेस काफी पसंद आया। एज लोग कहते हैं कि हाँ, मेरा फेस काफी फोटोजेनिक है। तो या प्रिंट शूट था, तो उनको मेरा फेस काफी पसंद आया। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको हम लेना चाहेंगे इसके लिए। तो मैंने पहला प्रिंट ऐड किया था स्नैपडील के लिए। हाँ। तो फिर वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, आपने फोटोजेनिक फेस का आपने जिक्र किया, तो मैं एक तारीफ आपकी करना चाहूंगा। अक्सर जो एक्टर या एक्ट्रेस जो फोटो में दिखते हैं, रियल में कुछ और दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे आप फोटोज में दिखती हैं, वैसे आप रियल में भी दिखाई दे रही हैं। और जो भी कहते हैं सही कहते हैं कि आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है, इसलिए आपने इतने सारे विज्ञापन फिल्मों में काम किया आपने। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बहुत सारे प्रिंट शूट भी आपने किया। तो जो पहला प्रिंट शूट था आपका, वो प्रिंट शूट क्या था? जैसे स्नैपडील भी आपने किया, एचडीएफसी बैंक के लिए भी किया, आपने आधार कार्ड के लिए भी किया। तो जो पहला प्रिंट शूट था आपका बड़े ब्रांड का, वो कौन सा था? वो पहला प्रिंट शूट मेरा स्नैपडील के लिए ही था। पहला जो मैंने लाइफ में कैमरा फेस किया था, वो स्नैपडील के लिए ही किया था। तो उस टाइम मैं काफी नर्वस हुआ करती थी। एज कैमरा फर्स्ट टाइम फेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, लेकिन वो आपका प्रिंट शूट होगा। और अक्सर हमने देखा है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहती, तो आपने कई बार आपने फोटो शूट करवाया होगा, और आप घर में भी आप मोबाइल से आप बहुत सारे फोटो शूट आप करती होंगी। तो फिर उस वक्त आप कॉन्शियस क्यों हो गई थी? क्योंकि आपको बस पोज देना, और पोज तो आप बहुत बार आप देती रही होंगी कैमरे के सामने।
अपने घर के फोन में या फिर कैमरे पे पोस्ट करना और प्रोफेशनली पोस्ट करना बहुत डिफरेंट होता है। वो मुझे उस टाइम पता चला जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है, ये बिल्कुल इजी नहीं है। हम घर में बैठ के सोचते नहीं हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। हाँ। तो इसीलिए मैं क्या, आई थिंक जो भी फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करता है वो हर इंसान नर्वस होता होगा जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो प्रिंट शूट से फिर आपका कमर्शियल फिल्मों में आना कैसे हुआ? जो कमर्शियल एड फिल्म थी आपकी वो कौन सी थी सबसे पहले? क्योंकि आपने 15 से ज़्यादा आपने कमर्शियल फिल्में की आपने, कौन सी थी वो पहली फिल्म? क्योंकि जैसे आपने कहा कि कैमरे में पोज देना बड़ा मुश्किल था, फिर कैमरे में आके एक्टिंग भी करना, अभिनय भी करना, ये तो और ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि जब मैं निकलने लगी ऑडिशंस के लिए और जब मैंने प्रिंट शूट किया तो लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत गाइड करना भी चालू कर दिया कि हाँ आप ना थिएटर कीजिए। जी। थिएटर करने से बहुत फायदा होता है। एक तो आपकी एक्टिंग इम्प्रूव होती है, आप लोगों को फेस करना सीख जाते हैं, क्योंकि थिएटर में आप लाइव ऑडियंस को फेस करते हैं। जी। तो मेरे लिए थिएटर मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। थिएटर के बाद फिर मैंने एक्टिंग में, मतलब मैंने अनारकली ऑफ आरा फिल्म में मैंने फिर ऑडिशंस किए थे। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे मौका मिलते रहे, मैंने काफी सारे फिर शोज भी किए। तो हाँ, ऐसा नहीं था कि एकदम से हो गया, लेकिन हाँ थिएटर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसके पीछे। जी। अच्छा, थिएटर में अक्सर हमने देखा लाइव रहता है, उसमें कोई टेक रहता नहीं है, तो अक्सर हमने देखा है कलाकार लोग स्टेज में डायलॉग कभी कभी भूल जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप कभी कोई डायलॉग भूल गए हो या कुछ बोलना कुछ था और कुछ और बोल दिया हो आपने? हाँ, हुआ है ना ऐसा कि जब मैंने लाइफ में पहला प्ले किया था तो जैसे मैं स्टेज पे पहुंची तो ऑफ कोर्स मैं ब्लैंक हो गई। तो लेकिन जो मेरे को एक्टर थे वो काफी सीनियर थे, तो उन्होंने मतलब उसको कवर अप कर लिया कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे। मतलब जब थिएटर में अगर हम सीनियर्स के साथ काम करते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप कहीं फंसते हैं तो वो आपको निकाल लेते हैं। तो उस चीज से फिर मैंने सीखा कि नहीं कैसे निकाला जाता है, कैसे अगर कोई मेरे से जूनियर कभी फ्यूचर में फंसा तो फिर उसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ। तो या हुआ आपके साथ भी ऐसा, लेकिन आपकी सीनियर ने आपको उस डूबती नैया से आपको पार करवा दिया। क्या क्या कैरेक्टर था उसमें आपका? उसमें भी मेरा कैरेक्टर मॉडल का था। वो एक कॉमेडी प्ले था, भुने हुए आदमी का हलवा। अच्छा, वाह, इंटरेस्टिंग है तो नाम, भुने हुए आदमी का हलवा। ओके, भुने हुए आदमी का हलवा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल इंसान को कैसे सोसाइटी के अलग अलग किरदार आके परेशान करते हैं। लाइक मॉडल हो गया, पुलिस वाला हो गया, फिर उसके घर का खुद का नौकर हो गया, उसकी बीवी हो गई, कैसे एक आदमी को कैसे भून देते हैं ये सोसाइटी के लोग, ये उसका हलवा बन जाता है। कॉमेडी, हाँ, उसके ऊपर ये कॉमेडी प्ले था। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो पहली जो फिल्म आपने जो जिक्र किया था अनारकली ऑफ आरा, जिसमें स्वरा भास्कर थी लीड रोल में, तो इसमें क्या कैरेक्टर था आपका? और एज ए जो पहली फिल्म होती है बड़ी खास होती है, इसके लिए आपने कुछ, जब आपको पता चला होगा कि इसमें मैं फाइनल हो गई हूँ और इसमें मेरा ये कैरेक्टर है, मुझे शूटिंग के लिए जाना है, तो कुछ खास तैयारी की थी आपने इसके लिए? और पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था जब आप शूटिंग में गई? पहले दिन तो मुझे रात को नींद नहीं आई कि हाँ मुझे कल शूट पे जाना है। तो ऐसा बहुत ज्यादा विडंबना में थी कि मैं क्या करूंगी जाके। एज मेरे साथ सीनियर एक्टर है संजय मिश्रा जी, जिनको मैंने सिर्फ बचपन से देखा ही हुआ है फिल्मों में, और उनके साथ मैं अब काम करने जा रही हूँ। तो पहले उसके जिस दिन शूट था पहली रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई। फिर जब मैं सेट पे पहुंची, हालांकि वो कैरेक्टर ऐसा था जैसे कि एक ही फ्लो में मुझे मेरा डायलॉग बोलना था जी। तो अब उसमें ना पॉज हो सकता है ना कुछ हो सकता है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचते एक अलग ऑरा हो जाता है। आप जितना नर्वस रहते हैं आप नहीं रह, जब सेट पे पहुंचते हैं चीजें बहुत बदल जाती है, क्योंकि आप वहाँ पर प्रोफेशनल्स के साथ होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो आपको सपोर्ट भी मिलता रहता है कि नहीं, आपका ऑरा बदल जाता है जी। तो जब मैं सेट पे पहुंची तो मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टेक में कर दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो गया कि अरे नहीं, अरे मैं तो फालतू में डर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कर सकती हूँ। सीनियर आर्टिस्ट से तो क्या हुआ, मैं भी मतलब हूँ जूनियर, लेकिन हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसा मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है जब मेकअप करने के बाद, वो गेटअप लेने के बाद, उस मूड में जाने के बाद, वो जो थोड़ी सी एक
कश्मकश और जो डर होगा वो हट जाता होगा। यही वजह थी कि आपने एक टेक में ओके कर दिया। हालांकि थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डर होता है तो हम एक्टिव होते हैं। डर रहता है कि जी। हाँ एग्जैक्टली डर रहता है, लेकिन हाँ वो एक मौके में कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही थी हाँ। कि हाँ गेटअप मिलने के बाद आपका बिल्कुल एक कैरेक्टर जो आपका होता है वो आप उसमें घुस जाते हैं, और हाँ। घुसने के बाद चीजें वैसी इजी हो जाती है। जब हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो हमें लगता है नहीं ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जी। क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। जो कैरेक्टर प्ले करना वो मैं रियल में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही गेटअप मिलता है गेटअप से बहुत फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल। फैक्ट आपने बात बिल्कुल सही बोली है। जी। अच्छा, इस फील्ड में खासकर आज भी जो समाज की हम बात करें, भले लड़का लड़की हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन आज भी समाज में अभी भी कुछ फील्ड ऐसी है जहाँ पर लड़कियों के जाना इतना आसान नहीं होता। खासकर इस एक्टिंग फील्ड की बात करें, क्योंकि घर में ही मम्मी पापा को मनाना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई लड़का बोले कि माँ पापा मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा अरे तू क्या कर लेगा, मतलब कुछ तरह की, उसको ये नहीं बोलेंगे तू मत जा, या फिर गुस्सा भी नहीं करेंगे, ठीक है जो कुछ करना है कर ले ही कर ले। लेकिन जब इस फील्ड में लड़कियां जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कभी माँ पापा, कभी कुछ चीज़ें, बहुत सारी तमाम चीज़ें रहती हैं। तो जब आपने इस फील्ड में जाने के लिए डिसाइड किया आपने, तो आपके घर वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट था? क्या वो तैयार थे, या किसी तरह से आपको उनको बामुश्किल मनाना पड़ा आपको, फैमिली वालों को? मैं ना बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, मतलब मैं खुलती नहीं हूँ। तो मुझे क्या बनना है ये मैंने अपने घर वालों को भी कभी बताया नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, मैं इसमें पूछना चाहूंगा, कौन सी वो क्लास थी जब आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? आई थिंक 6th-7th में होंगी मैं, क्योंकि मैं स्कूल में म्यूजिक में, थिएटर में, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रहती थी। अच्छा, और उस वक्त 6th क्लास की जो उम्र होती है बड़ी छोटी होती है, उस वक्त कौन सा वो एक्टर या एक्ट्रेस था जो आपको इंस्पायर करता था, या जिनको देखकर या किसी को देखकर आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग में जाना है? मैं बचपन से मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत इंस्पायर करती हैं, जी। तो मुझे उनका सफर काफी इंस्पायरिंग लगता है। हाँ। एज जैसे हमें क्या बोला जाता है कि आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको इतना खूबसूरत होना चाहिए, आपको गोरा होना चाहिए, ये है वो है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा की एक खास बात है, वो नॉर्मल दिखती हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क कॉम्प्लेक्शन ही है। बिल्कुल। तो मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आज मैं भी फेयर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी इंस्पिरेशन हमेशा वही रही है कि हाँ नहीं, प्रियंका चोपड़ा कर सकती है तो मैं भी जरूर कर सकती हूँ। जी। बचपन की ये बातें होती हैं। बिल्कुल। फिर और देखिए, मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग में हर तरह के किरदार होते हैं, और जिस किरदार के लिए हमें फेयर कलर वाली कोई लड़की या लड़का चाहिए उस किरदार में वही चाहिए, लेकिन जिस किरदार के लिए हमें सावला कलर लड़का या लड़की चाहिए तो हमें वही किरदार चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में कलर से फर्क नहीं पड़ता, आपके टैलेंट से फर्क पड़ता है। इसलिए हमसे हॉलीवुड लेकिन हमें फिल्मों ये की बातें पता नहीं होती है ना बिल्कुल। बचपन में कि हाँ ये होता है वो होता है, तो इसीलिए मुझे बचपन से वो इंस्पायर करती रही है। हाँ। और एक स्टार प्लस पे शो आया करता था कुमकुम, तो मुझे जूही परमार बहुत पसंद थी। तो हाँ। उनको देख के लगता था नहीं नहीं मुझे एक्टिंग ही करनी है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे ही कैरेक्टर करने हैं टीवी में। और तो मुझे ये लोग बहुत इंस्पायर किया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, वो हम एक जो मैं आपसे आप बता रही थी उस वक्त जो फादर या मदर की बात कर रहा था, फैमिली वालों को, जब आप उनको पता चला कि आप इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, उनका रिएक्शन क्या था? हाँ मैं वही बता रही थी कि जी। मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ बचपन से। मैंने कभी घर वालों को बताया भी नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन जब मैं म्यूजिक में थी अपने स्कूल टाइम पे, थिएटर में जाती थी, तो मेरी मम्मी ने इस चीज को बहुत नोटिस किया कि नहीं इस लड़की को ना इंटरेस्ट है इसमें। तो एक बार मम्मी ने पता नहीं कैसे अचानक से पापा को बोल दिया कि इसको ना हम एक्टर बनाएंगे। हाँ। अब मम्मी पापा तो डिसाइड कर रहे थे कि हम इस बच्चे को ये बनाएंगे, उस बच्चे को वो बनाएंगे। लेकिन ये बात जब मम्मी ने बोली तो पापा ने तो बोला अरे तुम तो रहने दो, कहाँ से कोई एक्टर बनेगा। लेकिन इस बात से मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि नहीं मम्मी को मैं मना सकती हूँ इन फ्यूचर कि हाँ मुझे एक्टर बना, तो मम्मी मेरे को सपोर्ट करेंगी। जी। तो इस चीज में मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब मम्मी को पता ही चल गया कि हाँ मुझे एक्टर बनने का शौक है, मन है, तो मम्मी ने फिर पापा को मनाया। हालांकि पापा ने तो पहले ना 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 बहुत किया कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि अच्छा, क्या चाहते थे आपके फादर कि आप किस फील्ड में जाएं? मेरे पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। आज मैंने मास्टर्स की हुई है कंप्यूटर में, तो मैं पढ़ाई में एकेडमी में बहुत अच्छी थी। हाँ। तो पापा भी मेरे इंजीनियर हैं, तो ऑफ कोर्स पापा तो यही चाहेंगे कि जो मैं हूँ मेरी बच्ची भी वही बने। तो मेरे पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। जी। तो उस टाइम तो पापा ने बहुत नहीं किया, लेकिन जब मैं काम करने लगी, हाँ। मेरे थोड़े बहुत काम दिखने लगे,
तो मेरे पापा से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। हाँ मेरा कोई भी काम आए, पापा पूरे मोहल्ले को, पूरे रिलेटिव्स को, सबको बोल देंगे कि हाँ आज मोनिका आने वाली है, आज तुम देखो मोनिका को, मोनिका इसमें आप ये फिल्म देखो। पापा ही जी। मेरे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब जब आप मुंबई गई थी आप, और जो आप सोच कर गई थी, आप जो सपने सजो कर गई थी, सपने लेकर गई थी कि मुंबई जा रही हूँ मैं और वहाँ पर ऐसा होगा, वहाँ पर वैसा होगा, तो क्या एग्जैक्टली जो आप सोच कर गई थी वैसे ही था, या फिर कुछ चीज़ें उससे कमतर थी या उससे बेहतर आपको मिली? मुंबई में जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो करियर की बात तो हम बाद में सोचेंगे। हम जो रेगुलर लाइफ होती है उसको जीना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, रहना है, खाना है, चीज़ों को मेंटेन करना है, एग्जैक्टली। यहाँ से वहाँ जाना है, पता करना हाँ, ऑडिशन किधर है, कहाँ पर है, किन से मिलना है। एग्जैक्टली। तो जब मैं मुंबई आई थी, मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर कहीं रह रही हम्म। थी। मैं कभी बाहर नहीं रही हूँ, मैं हमेशा फैमिली के साथ ही रही हूँ। जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था कि खुद के सारे काम करने हैं, हाँ और खुद का खाना भी बनाना है, खुद के कपड़े भी धोने हैं, सब कुछ करना है। ऊपर से मुंबई में जब मैं आई थी, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था यहाँ पे, मैं हाँ। बिल्कुल अकेली थी। तो वो एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि यार आप बिल्कुल अकेले हो। हम्म। काम की तो हम बाद में सोचेंगे, पहले तो हम इस मेंटल प्रेशर से निकल जाएं। जी। तो हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं मुंबई छोड़ के चली जाती हूँ, नहीं अब नहीं हो हाँ। पाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुंबई ने मुझे सपोर्ट बहुत किया, मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट किया, और आज मुझे मुंबई सबसे ज्यादा प्यारी है। जी, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर जब आप पहुँचे तो कितने दिन बाद या कितने महीने बाद आपको पहला काम मिला? मुझे अप्रॉक्स 6 महीने बाद कोई अच्छा काम मिला जी। कि हाँ मैं इसको काम बोल सकती हूँ। तो मुझे 6 महीने लगे थे। हाँ 6 महीने का तो मैंने स्ट्रगल किया, जी। जगह जगह जाके ऑडिशंस दिए, लोगों से बात की। तो 6 महीने तो लग गए अच्छा अच्छा आराम से। अच्छा, ऑडिशन के समय कोई ऐसा बहुत बड़ा है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस तो बहुत होंगे, कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस? क्योंकि जैसे मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो ऑडिशंस होता है बाहर ही लिखे रहते हैं क्राइटेरिया कि हमें ऐसा लड़का लड़की चाहिए, और जैसे गेट खोलो तो सीधे कहते हैं नॉट फिट, और गेट बंद या करके वापस चले जाते सबसे हैं बाहर। सबसे बुरा एक्सपीरियंस तो यही होता है जब कोई आपके मुंह पे बोल रहे नॉट फिट। नहीं नहीं यार, नॉट फिट मत बोलो, ये बोलो कि आपके लिए करेक्टर नहीं है, या फिर हम आपको दूसरे करेक्टर में जी। कंसिडर करेंगे, लेकिन नॉट फिट मत बोलो। वो बहुत मैंने बहुत सारे का इंसल्टिंग सा इंटरव्यू लिया, लगता उनका है। ये भी कहना है कि गेट पूरा भी नहीं खोल पाते हैं, बस थोड़ा सा दिखता है, वो कहते हैं गेट बंद कर दो, नॉट फिट। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने फिर ओपन ऑडिशन में जाना ही छोड़ दिया था कि नहीं, मेरे को ओपन जी। ऑडिशन में नहीं जाना। मैं अब शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस में ही जाऊंगी, हाँ। मैं नहीं जाऊंगी ओपन ऑडिशंस में, क्योंकि मेरे को नॉट फिट नहीं सुनना, बहुत इंसल्टिंग लगता है ये अच्छा, नॉट लेकिन फिट देखिए, सुनना। नॉट फिट नहीं सुनना, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके काम लगातार बढ़ते गए। बहुत सारे आपने काम किए हैं, अनारकली और फारा का हमने जिक्र किया ही है, और जो फिल्म है चल जा बापू, कांचली, इसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन एक फिल्म का जिक्र करूंगा जो कि 1/2, इसमें आप हीरोइन बनी है। तो अक्सर एक लड़की या लड़के का जो सपना होता है जब मुंबई जाता है कि वो एक फिल्म करे जिसमें वो हीरो बने या हीरोइन बने, और आपका वो सपना इस फिल्म में पूरा हुआ, इसमें आप हीरोइन बनी। तो कैसे इसमें मौका मिला आपको एज ए हीरोइन बनने का, और जब आप फाइनल हुई तो उस वक्त क्या था, क्या सोच रही थी, फिर उस वक्त क्या धमाल किया आपने? मैंने एक ऐड किया था, गवर्नमेंट ऐड था उज्ज्वला योजना के लिए। तो उसमें मैंने एक गांव की लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था। जी। वो ऐड देखकर इसके कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, हम मोनिका का ऑडिशन कर सकते हैं, ये इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट है। हाँ तो जब उन्होंने ऑडिशन किया तो उनको मेरी एक्टिंग बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सेट पे पहुंची, तो मैं वैसे रियल में बहुत छोटी सी दिखती हूँ और बच्ची सी दिखती हूँ। तो जैसे मैं सेट पे पहुंची, मेरे डायरेक्टर कहते हैं अरे ये बच्ची काम करेगी, ये बच्ची वो कैरेक्टर करेगी, एंड सब हंसने लग गए। और मुझे किसी ने बताया नहीं था कि वो हंस क्यों रहे हैं। हाँ एक तो मेरी आवाज भी बच्चों वाली है, ऊपर से मेरा अपीयरेंस भी बच्चों वाला है, और जब कैरेक्टर था इतने मैच्योर लेडी का, क्योंकि उसको यंग एज भी दिखाना था, उसका ओल्ड एज भी दिखाना जी। था। तो सेट पे पहुंचने के बाद डायरेक्टर, डीओपी सब कंफ्यूज कि हमने किसको कास्ट कर लिया, हमने क्या सही कास्ट किया है, नहीं किया है। हाँ लेकिन वही बात आ जाती है, जैसे अभी आपने कहा था कि गेटअप के बाद बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो जैसे ही मैं उस गेटअप में आई, तो नहीं, सब बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हमने सही कास्ट किया। तो फिर ये एक बहुत ही अजीब बात थी कि अक्सर मेरे साथ ये बात होती रहती है कि लोग मुझे जब सामने से देखते कहते आप बहुत छोटी सी हैं, आप लग ही नहीं रहा कि आप इतना बड़ा जी। कैरेक्टर प्ले कर लेंगी। तो ये बात मेरे साथ अक्सर होती रहती है। बिल्कुल, लेकिन जो कैमरा का एंगल होता है, कैमरा एंगल एक डिफरेंट ही दुनिया में पहुंचा देता है। उसमें हाइट है,
उसमें मोटा पतला कुछ चीज़ें उसमें बदल सी जाती हैं, और इसलिए जब जैसे आप पूरा गेटअप लेके आए होंगे, मेकअप करके आए होंगे, जैसे कैमरे में देखा होगा आपके डायरेक्टर, पूरी टीम ने, उन्होंने बोला होगा ना बहुत सही हमने कास्ट किया है। और वाकई हाँ हाँ, जी वही हाँ मच्योर लुक चाहिए था उनको, तो मेरा वैसे नॉर्मल लुक तो बहुत नॉर्मल बच्चों वाला ही है, मतलब जो मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग सही है, जी। लेकिन उसमें कैरेक्टर थोड़ा बड़ा एज भी दिखाना था उनको, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे हम करेंगे। बिल्कुल। तो जब मैं गेटअप में आई तो फिर डायरेक्टर भी सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हमने सही कास्ट जी। किया। उनको देखकर भी मुझे कॉन्फिडेंस आया, हाँ 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 मैं कर सकती हूँ, क्योंकि पहले जब ऐसी सिचुएशन देखी मैं नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, नहीं शायद ये सही कह रहे हैं, जी लेकिन जब डायरेक्टर कॉन्फिडेंस में आए तो फिर मुझे लगा नहीं, बिल्कुल। मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं मोनिका खोना जी, चाहिए। हमारे दर्शक डेफिनेटली उन्होंने आपको बहुत सारी फिल्मों में, विज्ञापन फिल्मों में देखा है, लेकिन लाइव कुछ संवाद अगर सुनने को मिले तो और अच्छा लगता है। तो अगर कोई आपको कोई डायलॉग याद हुआ आपके रंगमंच का या आपके फिल्मों के या आपके टीवी सीरियल्स के, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे एक दो लाइन आपके डायलॉग के। जी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी तो मैं उसका एक छोटा सा चंक सुनाना चाहूंगी। प्लीज। एक गांव की लड़की को इतना बड़ा घर मिला, अच्छे सास ससुर, देवर, नंद, मान सम्मान सब मिला, बस नहीं मिला तो पति का प्यार। हाँ, ये मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, शायद मैं ही इनके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने पति के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन बस एक बार मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का प्यार मुझे मिल जाए, एक बार। बहुत जबरदस्त। अभी जैसे आपने संवाद बोले, तो आप जब नॉर्मल बातचीत कर रही थी, जिस संवाद में जो मैच्योरिटी चाहिए इस संवाद के लिए, वो सीधे झलक जाती है। और मुझे लगता है अच्छे एक्टर्स की एक खास पहचान होती है कि जब जैसे उस कैरेक्टर में आते हैं तो अपने आप को चीज़ें बिल्कुल बदल देते हैं। अच्छा, आपने हस्बैंड का भी जस्ट आपने जिक्र किया डायलॉग का, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जो सिंगल है बहुत सारे ये जरूर जानना चाहेंगे कि मोनिका चौधरी का जो ड्रीम हस्बैंड होगा, वुड बी, वो कैसा होना चाहिए? मेरा ड्रीम हस्बैंड कैसा होना चाहिए? ओ नो अब मेरा ड्रीम हस्बैंड मैच्योर होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, कि बिना हार्ड वर्क का मुझे तो बंदा बिल्कुल जमता नहीं है। जी। तो या केयरिंग, मैच्योर, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। अच्छा, इंडस्ट्री में अभी कोई ऐसा है जिनको देखकर लगता है कि सारे क्राइटेरिया फिट होते हैं उसके ऊपर? नहीं ना, वही तो दिक्कत है। अरे इतने सारे बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार हैं, कोई तो होगा। कुछ कम, इसलिए तो मैं सिंगल हूँ। अच्छा, एक आपकी वेब सीरीज है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल। एक है डीप इन द वुड्स डेथ वारंट। तो इसमें भी आपने लीड भूमिका निभाई आपने। ऐसा लगता है कि ये मैं कोई हॉलीवुड फिल्मों का नाम मैं जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो जरा हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बताएं किस तरह की वेब सीरीज है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग नाम है इसका। ये डीप इन द वुड डेथ वारंट जो है, ये एक वायरस के ऊपर है, कि एक वायरस है जो पहाड़ों के एरिया में वुल्फ से आता है। जी। वुल्फ बाइट से आता है। ओके। तो और इसमें आप क्या कैरेक्टर था आपका? उसमें लीड एक्ट्रेस थी आप, लेकिन उसमें क्या बनी थी आप? इसमें मैं और मेरे हस्बैंड जो होते हैं, मेरे हस्बैंड राइटर होते हैं, मैं उनकी वाइफ होती हूँ। तो अब हमारा पूरा स्ट्रगल इसमें है कि हम कैसे वायरस के चंगुल में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, क्या किसी ने हमें बाइट किया, नहीं किया, अगर किया तो उसके बाद क्या हुआ, तो पूरा स्ट्रगल है हम लोगों का। बिल्कुल, दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत ऐसा लग रहा है कि जिन दर्शकों ने इसको नहीं देखा होगा वेब सीरीज को, वो मुझे लगता है वो जरूर देखेंगे, और मैं भी सर्च करके आज देखूंगा इसको मैं। MX प्लेयर पे आप जरूर देखिए। बिल्कुल। अच्छा मोनिका जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे से बात की, मुझे इन्वाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री मोनिका चौधरी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।